क्या होगा अगर आप एक ऐसे टनल में फंस जाओ जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और वहां 1 घंटे का समय बाहर की दुनिया में 1 हफ्ते के बराबर हो, और वो जगह सिर्फ समय नहीं आपकी यादें भी निगलने लगे, तो क्या आप बाहर निकल पाओगे? कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ जो शॉर्टकट के चक्कर में एक खतरनाक टनल में चले जाते हैं और फिर कभी वहां से निकल नहीं पाते। कहानी शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसकी गाड़ी बारिश के मौसम में एक सुनसान रोड पर खराब हो गई थी। वो अकेली वहां किसी की मदद का इंतजार कर रही थी। उसी समय वहां एक आदमी आता है जो काफी अच्छा दिख रहा था और उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। उस आदमी के अच्छे व्यवहार को देखकर वह औरत उस पर भरोसा करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक वो औरत नोटिस करती है कि उस आदमी की गाड़ी के पीछे किसी की लाश रखी हुई है। दरअसल इस औरत के साथ अभी बहुत बड़ा धोखा हो गया था, क्योंकि जिस आदमी को वो सज्जन समझकर उसके साथ आई थी, वो आदमी असल में एक सीरियल किलर था। अब वो औरत अपने बचाव में कुछ कर पाती इससे पहले ही वो आदमी उसके ऊपर एक टूल से हमला कर देता है, जिसके बाद सीन बदल जाता है और हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बस उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते पर उस सीरियल किलर ने लड़की को मारा था। बस में वैंग नाम का एक पैसेंजर था जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट था। वो बस के ड्राइवर टोनी से उस औरत के केस के बारे में बात कर रहा था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बात करते हुए वैंग बताता है कि जिस सीरियल किलर ने उस औरत को मारा था, वो औरतों को मारने के बाद उनकी बॉडी का कोई हिस्सा काट कर अपने पास रख लेता था, ज्यादातर शादीशुदा औरतों की छोटी उंगली। ये सुनकर बस के सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन अभी कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी अचानक बस के रेडियो से सबको पता चलता है कि आगे सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ है और रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सबको अपने काम पर टाइम से पहुंचना था। इसलिए टोनी बस को एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ देता है, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद बस के सामने एक सुरंग आ गई जहां से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो उस सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने लगा। उसी समय बस में बैठी एक लड़की झिंग फोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन अचानक वह गुस्से में आ जाती है और अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टोनी बस आगे बढ़ाता रहा, लेकिन तभी अचानक सुरंग में एक आदमी उसकी बस के सामने आ गया। इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सब डर गए, लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया जिसका नाम चियान था। इसी दौरान हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बस में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर अखबार में छपी चियान की फोटो पर पड़ती है। ली ने देखा कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। अब टोनी को बस चलाते हुए लगभग 30 मिनट से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो टनल से बाहर नहीं निकले थे। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि चीन का सबसे बड़ा टनल सिर्फ 11 किलोमीटर लंबा है, जिसे पार करने में 10 मिनट लगते हैं। लेकिन यह सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट से ज्यादा चलने के बाद भी वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। तभी हम लोग झिंग को देखते हैं जो कि अभी के समय पर प्रेग्नेंट थी, और वहां पर हम लोग सारा नाम की एक औरत को भी देखते हैं जो असल में एक मॉडल थी, और उन दोनों के अलावा बस में पार्क और फैंक भी थे जो कि भाई बहन थे। ये सभी लोग अब डर कर बस से नीचे उतर जाते हैं। तभी अचानक झिंग को वहां अपना फोन जमीन पर पड़ा दिखा, जिसे उसने गुस्से में सुरंग की शुरुआत में फेंक दिया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहां कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए झिंग ने उसे अपने ऊन का गोला दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वैंग के पास था। तभी चियान ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा, और फिर वे चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहां धुंध पड़ने लगी और सुरंग की दूसरी तरफ से 2 परछाइयां उनकी तरफ आते दिखाई दी। सब उनका सामना करने को तैयार थे, लेकिन जैसे वो परछाइयां पास आईं, तो सबने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि ली और चियान ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे वो लोग घूमकर एक ही जगह पहुंच जाते थे। अब वो फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारी खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी यानी कि ली, टोनी, वैंग और चियान फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद झिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर ले आई। उधर चारों आदमी भी एक बार फिर से वहीं पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब यह था कि इस भूल भुलैया में
समय भी असली दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया जो न जाने कौन वहां पर रखकर चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। और जहां ली खड़ा था वहां अब खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सभी एक खोखली दीवार तक पहुंच गए। उस दीवार को थोड़ा सा ठोकने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दीवार के पीछे कोई रास्ता हो। इसके बाद उस दीवार को तोड़कर वो सब एक अजीब से कमरे में पहुंचे, जहां बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें और शीशे की जार में हाथ रखी हुई थे। इसके अलावा वहां पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पड़ा था। उस डायग्राम के मुताबिक यहाँ कुल मिलाकर 6 सुरंगें थीं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। चियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला जिस पर केवल 15 जुलाई की डेट थी। चियान तुरंत ही उस कैलेंडर को उतार लेता है, जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था जिसकी मदद से अब वे लोग दूसरी सुरंग में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वे लोग दूसरे टनल में पहुंचे, हम देखते हैं कि उस रूम में रखा हुआ एक टीवी अपने आप चालू हो जाता है। उस टीवी में एक औरत दिखाई देती है जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दूसरी टनल में भी उनकी बस खड़ी हुई थी, लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो महीनों से वहां खड़ी हो और वहां बहुत सारी वायरिंग बिछी हुई थी। ये सब देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो लोग जल्दी से उस बस के अंदर जाते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगते हैं। किस्मत से उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर काफी सारी मैगी रखी हुई थी। ये देखकर टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको बहुत जल्दी भूख लग गई, जिसकी वजह से वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। अब सारा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो टोनी को मैगी के बदले जिस्मानी संबंध बनाने का ऑफर देती है। अब जब वो दोनों ये सब हरकतें कर रहे थे, तभी वैंग ने चुपके से नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने ये देख लिया और उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी अंधेरे में अचानक से कोई पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सब बस देखते ही रह गए। इसी बीच वैंग का मैगी पैकेट बस के नीचे गिर जाता है। जब वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि बस के नीचे एक मैनहोल है। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी पर वो लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। तभी चियान को एक बार फिर वही कैलेंडर दिखा जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। उसे पार करके अब वो तीसरी सुरंग तक पहुंच गए थे। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ भी उनकी बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो बस वहाँ सालों से खड़ी हो। अचानक वैंग ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सब की जान भी लेनी पड़े तो वो ले लेगा। उसने जिन के हाथ से चियान के कंधे पर गोली चलवा दी। उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फेंक को गोलियों से भून दिया। उसने सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद अब उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला जो चौथी सुरंग में खुलता था। वहाँ पहुँचते ही उन्हें माहौल कुछ अजीब सा महसूस होता है। सबको अलग अलग तरह के भ्रम होने लगते हैं। उसी दौरान सारा को बहुत अजीब महसूस होता है, इसलिए वह पास खड़ी बस में जाकर बैठ जाती है, लेकिन सारा को वहाँ अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे, जिससे डर कर वो बस से बाहर भागी और भागते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसके चारों ओर लाशें ही लाशें थीं। वहीं उसे एक शीशा दिखा जिसमें देखते ही किसी ने उसे पीछे से मार डाला। दूसरी तरफ जिंग की डिलीवरी हो चुकी थी और अब चियान, पार्क और जिंग अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मर गया, जिसकी वजह से अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक चाकू से चियान को भी मार डाला। इससे घबराकर अचानक चियान की आंख खुली तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। ये जगह दरअसल एक मिलिट्री लैब थी। वहाँ मौजूद सैनिकों की बातचीत से हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, उसका नाम जेम्स था और वो औरत जिसने उससे लिफ्ट मांगी थी वहाँ सियारा थी जिसे उसने मार दिया था। दरअसल सियारा मरी नहीं थी, बल्कि उस किलर जेम्स ने उसे किडनैप कर लिया था। बाद में पुलिस को जेम्स की एक लोकेशन का पता चल गया। जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो जेम्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। इसलिए सियारा का पति चियान खुद जेम्स के सबकॉन्शियस माइंड में जाने का फैसला करता है ताकि वो वहाँ जाकर जेम्स से बात कर सके और सियारा का पता निकाल सके। असल में चियान एक साइकोथेरेपिस्ट था और उसने कई साल एक ऐसी मशीन बनाने में लगाए थे जो किसी की सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने की क्षमता रखती थी, यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह जेम्स के दिमाग में चल रहा था। चियान मिलिट्री जनरल से बात करता है और बताता है कि उसने जेम्स के मन में एक टनल देखी थी और साथ ही सियारा को एक गुफा जैसी जगह में देखा था जहां वो डूब रही थी, लेकिन उसे अब तक यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी
किसी नदी के आसपास कैद है। लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटों में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी तरह पानी से भर जाएंगी। चियान ने आर्मी ऑफिसर को उसे बार बार दिखने वाली तारीख 15 जुलाई के बारे में भी बताया, जिसके बाद ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हुई थी। उसकी माँ एक मॉडल थी और पिता एक इंश्योरेंस एजेंट। एक दिन जेम्स के पिता को पता चला कि उसकी पत्नी का अपने ड्राइवर के साथ अफेयर है। गुस्से में उसने जब उससे बात करने की कोशिश की तो जेम्स की माँ ने पहले अपने पति को मारा और फिर खुद सुसाइड कर लिया। असल में जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर है, इसीलिए जब वो कोमा में गया तो उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक सुरंग बनानी शुरू कर दी, जो उसके दिमाग की तरह ही एक भूल भुलैया थी। बचपन के इसी ट्रॉमा की वजह से जेम्स ने अपने दिमाग में कई पर्सनैलिटीज बना ली थी। इसका मतलब बस के अंदर जितने लोग हमने देखे थे वो असल में जेम्स की अलग अलग शख्सियत थी। टोनी जेम्स के गुस्से और डोमिनेंट नेचर को दिखाता था, ली उसकी मददगार और फ्रेंडली साइड को, सारा उसकी माँ जैसी थी जो अपने फायदे के लिए किसी से भी समझौता कर लेती थी, वांग एक इंश्योरेंस एजेंट था जिसमें जेम्स के पिता की झलक थी, वैंग और पार्क जेम्स के बचपन के डर और मासूमियत को दर्शाते थे, और जिंग उसकी सॉफ्ट लेकिन चालाक साइड थी। इन सब के अलावा एक और पर्सनालिटी थी जो बाकी सबको मार रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है। यह सब सुनकर जनरल चियान को कहता है कि वह जेम्स से सीधी बात करे, क्योंकि अब तक चियान सिर्फ उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज से बात कर रहा था। चियान दोबारा जेम्स के दिमाग में प्रवेश करता है और उससे पूछता है कि सियारा कहाँ है, पर जेम्स कुछ नहीं बताता। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जेम्स सिर्फ उन औरतों को मारता था जिनका शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर होता था। उसे ऐसी औरतों को मारकर सुकून मिलता था, क्योंकि बचपन में उसकी माँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसे अपनी माँ जैसी औरतों से सख्त नफरत थी, और इसका सीधा मतलब था सियारा यानी चियान की बीवी का भी किसी के साथ अफेयर था। चियान को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन वह काम में इतना बिजी था कि सियारा को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उसने कभी सीधे तौर पर इस बारे में सियारा से पूछने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद वो चियान को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया, जहां उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चियान जेम्स के अतीत के सारे इवेंट्स देखता है, जिन्हें देखकर उसे जेम्स के लिए बहुत बुरा लगता है। चियान ने जेम्स के नादान बचपन से भरे हिस्से पार्क से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन फैंक ने उसे सियारा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद चियान एक सिनेमा हॉल में पहुंचता है, जहां उसके सामने आखिरकार वह पर्सनैलिटी आ जाती है जो बाकी सबको मार रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि चियान खुद ही था। इसका मतलब था कि जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी उसमें झांकता वो खुद भी एक कातिल की तरह सोचने लगता। मतलब जेम्स के दिमाग के अंदर जाने के बाद चियान और जेम्स का दिमाग आपस में मर्ज हो गया था। इसलिए काम में बहुत बिजी होने के बावजूद चियान की पर्सनैलिटी यह सोच रही थी कि शायद सियारा को उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। यही पर्सनैलिटी उसकी बैड साइड बन गई, जिसने एक एक करके जेम्स की सभी गुड पर्सनैलिटी को मार दिया, जो आगे जाकर चियान को सियारा की लोकेशन बता सकती थी। अब यह सब जानने के बाद चियान अपनी इविल पर्सनैलिटी से लड़ाई करने की कोशिश करता है, ताकि जल्दी से जल्दी पार्क को बचाकर वहां से निकाल सके। लेकिन उसकी इविल पर्सनैलिटी बहुत शक्तिशाली थी, जो चियान को आसानी से हरा देती है। चियान को समझ आता है कि वह अपनी इविल पर्सनैलिटी से अकेले नहीं जीत सकता, इसलिए वह पार्क को बुलाता है और उसे जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकालकर पुलिस को सियारा की असली लोकेशन बताने के लिए कहता है। पार्क मान जाता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद इविल चियान असली चियान को एक अंधेरी जगह पर ले आया, जहां उनका जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही असली चियान जीतने वाला था, एक और इविल चियान वहां आ गया, जिसका सीधा मतलब ये था कि शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी अब सियारा की गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी असली चियान के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी खुद ब खुद मर जाएगी। इसलिए चियान खुद को शूट कर लेता है, और जैसे ही वह शूट करता है उसकी इविल पर्सनैलिटी भी मर जाती है, जिसके बाद असली दुनिया में जेम्स होश में आता है, और अब वह बिल्कुल पार्क की तरह व्यवहार कर रहा था। वह डरा हुआ था, लेकिन अच्छा और शांत था। फिर वह मिलिट्री को सियारा की असली लोकेशन बताता है, जिससे सियारा को समय रहते रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन जब सियारा को पता चलता है कि चियान एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद कोमा में फंस गया है, तो वह बहुत दुखी होती है। मूवी के अंतिम सीन में हम चियान को उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरह की एक एंडलेस टनल में फंसा हुआ देखते हैं, जैसी टनल में वह जेम्स को निकालने के लिए गया था, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।